हेलो एवरीवन, आइए स्टार्ट करते हैं हमारा जेई एडवांस सीरीज के अंदर तेजस का बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक चालू करने वाले हैं जिसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर हमारे क्या है भाई, जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जेई मेंस, जेई एडवांस में कई बार इसके सवाल बहुत पूछे जाते हैं। जेई मेंस की हम बात करेंगे नहीं, क्योंकि क्या है भाई, तेजस सीरीज है तो जेई एडवांस के ऊपर फुल फोकस है। जेई एडवांस में एटॉमिक स्ट्रक्चर के बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं और मेनली बच्चों को सबसे ज्यादा जो दिक्कत आती है, जो टॉपिक होता है जिसका नाम है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। नाम सुनते ही क्या होता है, डर लगने लग जाता है कि सर इसका सवाल इसके भाई बहुत हार्ड आते हैं, हमसे तो नहीं हो पाते हैं। तो उन्हीं सब दर्द को खत्म करने के लिए मैं आपके पास लेके आया हूं तेजस सीरीज का जेई एडवांस के अंदर एटॉमिक स्ट्रक्चर का आज जो पढ़ने वाले टॉपिक है जिसका नाम है हमारे पास श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के सवाल हम लेंगे, हम सीखेंगे, कंसेप्ट सीखेंगे, बेसिक सीखेंगे और बेसिक सवाल से सीखेंगे किस तरीके से हम एडवांस पे मूव करते हैं। और ये भी सीखेंगे कि एडवांस किस तरीके के सवाल पूछता है। प्रीवियस अभी तक जितने हम देखें, लेटेस्ट में क्या कर रहा है, जेई एडवांस ज्यादा फोकस कर रहा है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के ऊपर। उसके सवाल पूछता है, क्वांटम नंबर से सवाल पूछता है, यानी ये ज्यादा फोकस इसी पे कर रहा है। तो आइए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं हमारा तेजस सीरीज के अंदर एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ेंगे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन और इसी के अंदर आता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। दोनों के बारे में समझेंगे। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन साइंस से आपका बहुत पुराना रिश्ता है, सभी लोगों का साइंस सुनते ही डरना नहीं है, आसान करेंगे। और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के बारे में। तो उसके पहले हम समझते हैं क्या थोड़ा सा क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल क्या है, क्यों है और कैसे है। अब क्या हुआ कि जब न्यूटन आए थे, न्यूटन ने क्या किया था, एक बताया था कि भाई जितने पार्टिकल्स होते हैं ग्रेविटी लगती है, पार्टिकल नेचर, सिंपली पार्टिकल 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 बोलते हुए चलते हैं। बट सर सब कुछ पार्टिकल है तो एटम के बारे में क्या बोलोगे। एटम तो भाई पार्टिकल भी है और सर डुअल नेचर और बिहेवियर है। तो न्यूटन्स ने बताया, न्यूटन ने कहा कि केवल और केवल मैक्रोस्कोपिक यानी जो बड़े ऑब्जेक्ट्स, लाइक आपके बड़े ऑब्जेक्ट जो हम लोग आंखों से देख सकते हैं, सिंपली आप समझ सकते हो बड़े ऑब्जेक्ट हमारे आंखों से दिख भी रहे हैं, वैसे ऑब्जेक्ट जितने भी होते हैं वो सभी के सभी क्या करते हैं, न्यूटन्स लॉ को फॉलो करते हैं और उनके केवल और केवल पार्टिकल बिहेवियर होता है। उनके अंदर हम डुअल नेचर यानी वेव नेचर को हम काउंट नहीं करते। लेकिन जहां नाम आया एटम का, एटम इलेक्ट्रॉन्स की बात कही, वहां पर हम फोकस कर देते हैं किसके ऊपर, डुअल नेचर के ऊपर। क्यों? क्योंकि बहुत छोटे पार्टिकल है, मास है नहीं, मास बहुत ही कम है। अगर मास बहुत ही कम है तो वेव नेचर तो वो दिखाएगा। ये हमने डी ब्लॉगली में भी सीखा था। और आगे देखें, बिकॉज क्योंकि क्लासिकल मैकेनिक क्या करता है, मैकेनिक्स क्या करता है, इग्नोर करता है कंसेप्ट ऑफ डुअल नेचर, यानी डुअल नेचर के कंसेप्ट को क्या करता है, वो इग्नोर करता है। क्या इग्नोर करता है हमारा क्लासिकल मैकेनिक्स का। क्लासिकल मैकेनिक्स वही न्यूटन्स लॉ वाला मैकेनिक्स। फिजिक्स भी थोड़ी सी हमने सीख ली यहाँ पर। अब हम समझते हैं हमारे पास श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के बारे में। क्या है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन? द फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स वाज डेवलप्ड बाय श्रोडिंगर। दिस इक्वेशन इज इनकॉर्पोरेटेड वेव पार्टिकल ड्युअलिटी ऑफ मैटर। इसका मतलब क्या हुआ, इसने क्या किया, वेव इक्वेशन ली, वेव इक्वेशन को डुअल नेचर के साथ अप्लाई करके इसने अपना एक इक्वेशन दिया जिसको बोला श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। आओ देखते हैं कैसी होती श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ये है हमारी बड़ी भयानक सी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। लोग देखते इसको डर जाते हैं, नहीं याद रखना है इसको याद नहीं रखना है, जरूरत नहीं है याद रखने की। हमें काम किससे, हमें काम है इस साई से। हमें काम किससे, नाम जान लो इसका, क्या है, त्रिशूल नहीं है, क्या है, साई है। साई है, साई क्या होता है, साई इज अ वेव फंक्शन। यहां पर आपको दिख रहा है क्या है, और इसके अलावा और क्या दिख रहा है सभी को, इसके अलावा दिखा एम। एम इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हाइड्रोजन के लिए हमने डिफाइन किया है। तो उसके बाद बात करें ई क्या है, ई इज द टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी किसकी, इलेक्ट्रॉन की। और यू क्या है आपकी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी साई जो आपका यहाँ पर श्रोडिंगर ने जो वेव इक्वेशन दी थी, ये वेव इक्वेशन केवल और केवल दी गई थी आपकी किसके लिए, हमारे दी गई थी, ये हमारे इलेक्ट्रॉन के लिए। हम बात करते हैं केवल और केवल इसमें इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। थोड़ा कंसेप्ट पढ़ेंगे, सवाल चुटकी बजाते हो जाएंगे, वो भी जेईई एडवांस के। देखो कैसे। अब हम बात करते हैं जो आपने साई पढ़ा, साई मैंने जो पढ़ा यहाँ पर, जो मैंने पढ़ा साई, ये केवल बताता है एन, एल और एम के बारे में ही बात करता है। साइन क्या बात करता है, केवल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में बात नहीं करता। जैसे कि हम बात करें, अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दिया है तो क्या आप शेल नंबर बता सकते हैं, लेकिन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के साथ अगर एजीमुथल क्वांटम नंबर दिया है तो क्या आप शेल के साथ सब शेल भी बता सकते हैं। और अगर मैंने उसके साथ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर दे दिया तो क्या उसका ऑर्बिटल भी बता सकते हैं। और साथ ही साथ
अगर मैंने स्पिन क्वांटम नंबर दे दिया तो आप उस इलेक्ट्रॉन की आप पूरा एड्रेस, पूरी उसकी लोकेशन बता सकते हैं। लेकिन साई केवल और केवल एन, एल और एम के बारे में बात करेगा, जो यही पॉइंट आपके यहाँ पर लिखा हुआ भी। क्या लिखा हुआ है? द सिग्निफिकेंट एल ओनली एन इज नीडेड बट सिग्निफिकेंटली फॉर सब शेल एन एंड एल, एन भी नीडेड है और एल भी नीडेड है, इज नीडेड। और अगर आपको क्या जानना है, और अगर m भी दे दिया तो आपने क्या डिफाइन कर लिया, ऑर्बिटल भी डिफाइन कर लिया। और अगर चारों क्वांटम नंबर दे दिए तो आपने इलेक्ट्रॉन की पोजीशन डिफाइन कर ली। लेकिन हमें क्या करना है, हम केवल और केवल किस में बात करेंगे, n में, l में और m में ही बात करेंगे। कैन बी डिटरमाइन नो इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द स्पिन क्वांटम नंबर। जैसे एक एग्जाम्पल लिया, मैंने एग्जाम्पल लिया साई 100, तो मुझे पता है साई क्या है, n है, n कितना है 1 है, l कितना है 0 है, m भी कितना है 0 है। तो जब भी इस तरीके के सवाल करो, यहां पर लिख दो s p d और f लिख दो, लिख दिया। उसके बाद क्या कर दो, l लिख दो 0 1 2 3। देखो अगर आपने बेसिक लिख दिया ना तो सवाल गलती होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। अब क्या हुआ 100, अगर 100 का मतलब 1 किसके लिए, n इक्वल टू 1, और अगर l 0 है तो किसके लिए डिफाइन किया, s ऑर्बिटल के लिए, और s के लिए, s सबसेल के लिए किया। तो देखो यहाँ पर क्या आ गया, s ऑर्बिटल के लिए, 1s ऑर्बिटल। और अगर 200 है तो किसके लिए हो गया, 2s ऑर्बिटल। यानी ये बेसिक्स है। बेसिक्स क्या है, कैसे पहचानना है हमारे साई के में जो गिवन ग्राफ है, गिवन चीज है, वो किसके लिए डिफाइन है, इसके ऊपर तो आसानी से पहचान सकते हैं। कुछ नहीं है, बहुत ईजी, बहुत बेसिक्स, बस बने रहिए, देखिए कैसे सवाल होते हैं। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। आपका है साई बाय मैक्स बोर्न। क्या दिया उन्होंने, देखो साई कंटेन ऑल द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इलेक्ट्रॉन मोशन इन अ एटम सच एज वेलोसिटी भी है, मोमेंटम भी है, एनर्जी भी है। साई सब कुछ रखता है, वेलोसिटी भी है, उस मोमेंटम भी बताएगा और आपको ये भी बताएगा कि उसके अंदर एनर्जी क्या है। साई सब कुछ डिफाइन करके रखता है, क्योंकि साई तो सब जानता है। आगे साई स्क्वायर, अगर आप साई का स्क्वायर कर दोगे तो क्या देगा, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन दे देगा। क्या देगा, साई स्क्वायर क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। यानी जैसे आपने साई का स्क्वायर किया तो पर्टिकुलर वॉल्यूम में कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है, कितने इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हो सकती है, वो बता देता है आपका क्या, साई स्क्वायर। वही दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इन इलेक्ट्रॉन, यानी एक इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग की प्रोबेबिलिटी इन ए स्मॉल डीवी, यानी एक डीवी एरिया, यानी डीवी वॉल्यूम के अंदर कितना मेरा क्या प्रेजेंट है आपके पास, फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी, कितनी इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग की टेंडेंसी है, किसके अंदर, एक डीवी छोटे से वॉल्यूम के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन मुझे मिल सकता है। ये क्या बताता है आपका, साई स्क्वायर बताता है। देन साई स्क्वायर अगर मैंने देखा तो क्या है, इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन के मिलने की टेंडेंसी है, दिस विल बी डिफाइन द साई स्क्वायर। कुछ छोटे छोटे टर्म्स हैं जो सवाल को करने के लिए, सॉल्व करने के लिए जरूरी है, जो मैं आना चाहिए। साई स्क्वायर क्या हो गया, साई क्या हो गया, सिंपली इनको नोट कर लो, साई स्क्वायर क्या हो गया, साई क्या हो गया, बस इनके बारे में। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और समझते हैं और थोड़ा डीप में बात करते हैं। आगे बढ़ते हैं, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। अब हम आ जाते हैं हमारे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के ऊपर। देखो क्या बताता है, सिग्निफिकेंस क्या है बेटा आपका इसका, अगर देखें सिग्निफिकेंस ऑफ साई, इट इज अ वेव फंक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन, ये इलेक्ट्रॉन के बारे में बताएगा। साई क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन के बारे में बता रहा। साई स्क्वायर क्या, उसकी प्रोबेबिलिटी बता रहा है इलेक्ट्रॉन की, कितनी प्रोबेबिलिटी है फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी साई किसके बारे में डील कर रहा है, केवल और केवल डील कर रहा है इलेक्ट्रॉन के बारे में, ठीक है। और इट्स टेल अबाउट एम्पलीट्यूड। आप लोग कहीं ग्राफ सब लोग पढ़ के आए हैं, फिजिक्स सबकी बहुत अच्छी है, ग्राफ सब पढ़ के आए हैं, तो क्या करता है साई आपका एम्पलीट्यूड भी डिफाइन करता है कि एम्पलीट्यूड कितना है, कितना अपवर्ड है, कितना डाउनवर्ड जा रहा है। साई स्क्वायर की बात करें तो साई स्क्वायर क्या बना रहा है भाई, अभी बात करी प्रोबेबिलिटी ऑफ, प्रोपोर्शनल क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। लेकिन जैसे ही मैंने बात करी नोड की, नोड क्या होता है, नोड वो पॉइंट होता है जहां पर फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी जीरो है, प्रोबेबिलिटी क्या है, जीरो है, यानी जहां इलेक्ट्रॉन नहीं मिल सकता उसको हम बोल देते हैं नोड। अगर वो नोड है तो वहां पर साई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ये तुम स्टार मार्क कर लेना इस पे। नोड पे क्या होता है, साई स्क्वायर की वैल्यू जीरो होती है। नोड के ऊपर क्या होता है, साई स्क्वायर की वैल्यू जीरो होती है, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने की टेंडेंसी बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल वहां इलेक्ट्रॉन मिल ही नहीं सकता है। अब आगे देखें, सॉल्विंग द श्रोडिंगर इक्वेशन। जैसे आप श्रोडिंगर इक्वेशन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद देखो क्या है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। पहले मैंने देख के बताया था आपको, दिखाया था हमने श्रोडिंगर इक्वेशन के बारे में। क्या है आपका,
सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू सॉल्व दिस, क्या है कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड से हम इसको सिंपल सॉल्व नहीं कर सकते। हम क्या लेते हैं, इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को स्फेरिकल पोलर ले लेते हैं। कैसे, देखो हम कैसे ले लेते हैं, आर थीटा और फाई के फॉर्म में ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं हम लोग, आर थीटा और फाई के फॉर्म में हमने ले लिया। अब इसको कैसे डिफाइन किया, देखो ग्राफ के फॉर्म में डिफाइन किया। यहाँ पर z एक्सिस पे क्या है, आर कॉस थीटा, x पे क्या है, आर साइन थीटा कॉस थीटा, और वो y पे क्या है आपका, आर साइन थीटा और साइन फाई। साइन थीटा कॉस फाई, साइन थीटा साइन फाई। ध्यान रखना, अगर आपसे पूछा pz के बारे में, आपसे पूछ दिया pz ऑर्बिटल के बारे में, तो देखो pz आते ही क्या आना चाहिए, कॉस थीटा। आपसे पूछ दिया x ऑर्बिटल यानी x एक्सिस पर अगर ऑर्बिटल है तो देखो क्या आना चाहिए, साइन थीटा कॉस फाई। और आपसे पूछा py के बारे में तो साइन थीटा साइन फाई। यहाँ ये जो आपको दिया हुआ है ना, यहाँ से आप क्या कर सकते हो, ऑर्बिटल के बारे में पता कर सकते हो। जैसे कई बार सवाल दिए होते हैं, सवाल में क्या पूछता है, आपसे पूछता है कि ये जो इक्वेशन दी है px के बारे में है, py के बारे में या pz के बारे में, तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर pz ले लिया तो cos थीटा आना चाहिए, अगर आपको px ले लिया तो sin थीटा cos फाई आना चाहिए, और अगर py ले लिया तो sin थीटा sin फाई आना चाहिए। ऐसे अगर आपने dx ले लिया, dy ले लिया, इन सभी के लिए क्या होगा, उनको हम डिफाइन करके देख सकते हैं। जैसे dz स्क्वायर ले लिया तो वहां पर cos थीटा की टर्म होगी, वहां पर cos थीटा की टर्म होगी। ये हमें ध्यान रखना है। चलो बहुत बढ़िया। अब अगर ये ध्यान हो गया, मैं ग्राफ एक्सप्लेन नहीं कर रहा जाता, मैं बस इस पे फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि जो सवाल पूछा जाता है, क्योंकि श्रोडिंगर से डर लगता है, ग्राफ एक्सप्लेन करेंगे तो कंफ्यूजन ज़्यादा करते हैं। ये चीज़ ध्यान हो गई तो देखो कैसे सवाल सॉल्व होंगे आसानी से। बस इसको अगर याद है तो देखो सवाल कैसे सॉल्व कर पाएंगे हम, बहुत ही आसानी, बहुत ही ईजीली। चलिए आगे बात करते हैं, आगे लेते हैं। अब देखो हमने क्या किया, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स लिए, सॉल्व किया जब उसको तो हमने डिफाइन किया दो फंक्शन हो गए, एक हो गया रेडियल फंक्शन, दूसरा हो गया एंगुलर फंक्शन। फर्स्ट वन इज रेडियल फंक्शन, सेकंड वन इज एंगुलर फंक्शन, दोनों दे रखे हैं। रेडियल फंक्शन क्या, जो रेडियली होगा, जैसे एन और एल में बात करेंगे, कैसे बात करें, रेडियल वेव फंक्शन ऑन डिपेंड्स ऑन एन और एल। और आपका जो यहाँ पर क्या होगा, एंगुलर फंक्शन, ये केवल और केवल किस पे डिपेंड करेगा, एल यानी एजीमुथल क्वांटम नंबर और आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, दोनों पे डिपेंड करेगा। एजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर दोनों पे डिपेंड करेगा। हमारे पास जो सवाल आते हैं वो मैक्सिमम जो हम बात करेंगे या हम बनाएंगे या हम सॉल्व करेंगे या हमें जो ग्राफ दिए होंगे वो इन्हीं के ऊपर ही दिए होंगे और इन्हीं के बारे में ही आगे बात होगी। तो चलिए थोड़ा और स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ऑब्जर्वेशन हमने क्या क्या देखा। ऑब्जर्वेशन से मैक्सिमम बहुत इंपॉर्टेंट, इसको स्टार मार्क कर लो, यहाँ से बनेगा हमारा सवाल, यहाँ से बनेगा हमारा सवाल, स्टार मार्क कर लेते हैं। अब हमें क्या दे रखा, हमें दी रखी होगी इक्वेशंस, हमें डिफरेंट टाइप की इक्वेशंस दे रखी होगी। जैसे यहाँ पर देखो इक्वेशन दे दी आपको, कोई भी एक इक्वेशन दे दी एक्स वाई जेड, उसमें दिया कि ये क्या है आपके पास, अब पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री, एक पॉलिनोमियल दिया होगा जिसकी डिग्री n माइनस एल माइनस 1 की पावर बताएगी। या तो पॉलिनोमियल आपको सिग्मा में दे रखा होगा, या फिर वो पॉलिनोमियल आपको किस में दिया होगा, या वो पॉलिनोमियल आपको r की फॉर्म में दिया होगा। कुछ भी हो सकता है, सिग्मा भी हो r भी हो। अगर जो पॉलिनोमियल आपको दे रखा है उसकी जो डिग्री है वो क्या बताएगा, n माइनस एल माइनस 1 बताएगा। और अगर आपको पॉलिनोमियल r की फॉर्म में दे रखा है तो n माइनस एल क्या बताएगा, उसकी मतलब डिग्री क्या बताएगा, n माइनस एल माइनस 1 की वैल्यू बताएगा। और पॉलिनोमियल में जो बाहर की तरफ टर्म दे रखी सिग्मा की पावर l, वो क्या है, अगर सिग्मा की पावर 1 दे दिया तो हम क्या बोलेंगे, l की वैल्यू 1 हो जाएगी। ये चीज़ें वो डिफाइन करेगा। इसको समझते हैं एक सवाल के थ्रू। अगर हम इसको समझे एक सवाल के थ्रू, जैसे यहाँ पर देखो L इज एजीमुथल, Z इज एटॉमिक नंबर, आपका क्या दे रखा है, n इज शेल, A नॉट इज द फर्स्ट ऑर्बिटल, यानी A नॉट क्या है, A नॉट की वैल्यू हम बोहर ऑर्बिटल में जो पढ़ते हैं 0.529 एंगस्ट्रॉम, ये किसकी वैल्यू हो गई, ये वैल्यू हो गई हमारे पास A नॉट की। और सिग्मा यहाँ पर होता है 2ZRn/A नॉट। ये हमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये आपको सवाल हर कंडीशन में देगा, ये आपको ये वैल्यू आपको सवाल देगा। चलिए अब देखते हैं, थोड़ा सा एक समझते हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इस चीज़ को कि सर एग्जाम्पल कैसे। मान लो एक आपको इक्वेशन दे देगा ऐसे, कैसे, उसने दे दिया सिग्मा स्क्वायर माइनस 2 सिग्मा प्लस 1, और यहाँ पर दे दिया उसने सिग्मा 2।
अब यहाँ पर मैंने पूछा और यहाँ पर कुछ भी दिया है, यहाँ पर मान लो कुछ भी सी ले लो और यहाँ पर ले लेते हैं कुछ ई की पावर में XYZ कुछ दे रखा है, ठीक है। अब मुझसे पूछा कि बताओ यहाँ n माइनस एल माइनस वन की वैल्यू क्या होगी। तो फॉर पर्टिकुलर, इस पर्टिकुलर के लिए अगर मैं इस पर्टिकुलर के लिए सॉल्व करूँ तो यहाँ पर देखो n माइनस एल माइनस वन इक्वल टू, अगर इस सवाल पे फोकस करूँ तो इस सवाल में इसकी पावर कितनी है, इसकी पावर कितनी दिखाई दे रही है, इसकी पावर दिखाई दे रही है 2। देख लो इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, क्या इसकी मैक्सिमम पावर 2 है, बिल्कुल सही 2 है। और मुझे L की वैल्यू नहीं पता, लेकिन मुझे पता है सिग्मा की पावर L, यानी L कितना दे रखा है, यहाँ पर 2 दे रखा है। तो यहाँ से L कितना निकल गया 2। तो यहाँ से अगर मैं पूछूं कि कौन से सेल के लिए डिफाइन है, तो आओ देखते हैं। n माइनस ये क्या है, L की वैल्यू कितनी है मेरे पास 2 माइनस 1 इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पर आपका 2 आ गया। ट्रांसफर किया कितना बन गया बेटा, n इक्वल टू 5 बन गया। तो मैं कह सकता हूँ जो भी मुझे इक्वेशन दे रखी है किसके लिए दे रखी है, ये मुझे दे रखी है 5t के लिए। ठीक है, इतना आसान होता है सवाल। और ऐसे ही सवाल बहुत आपके जेईई एडवांस में मिल भी जाएंगे। इस तरीके से सॉल्व करना है सवाल को। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कुछ अलग अलग ऑर्बिटल, उनके लिए क्या दे रखा है, साई की वैल्यू दे रखी है। अब देखो साई की वैल्यू, रेडियल फंक्शन, वेव फंक्शन दे रखा है मेरे पास 1s के लिए, यहाँ गिवन है आपको 1s के लिए। अगर देखें तो 1s के लिए देखो, 1s के लिए देखोगे तो आपको देख के पता चल रहा है। ठीक है, याद नहीं रखना, इनको याद रखने की जरूरत नहीं है। 1s आपने जैसे देखा वेव फंक्शन, यहाँ पर देखो क्या कोई टर्म आ रही है कॉस थीटा साइन थीटा, कुछ आपको दिख रहा है यहाँ पर नहीं। स्पेरिकल नोड, स्पेरिकल होता है शेप में, कोई कॉस थीटा कोई साइन थीटा से मतलब नहीं है, कोई फाई किससे, उसका कोई रेडियल फंक्शन नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्यों नहीं होता सर, ये आपके मन में सवाल आता है। तो अगर मैंने बेटा 1s लिख दिया, 1s लिखा तो मैंने रेडियल नोड के बारे में बात करी, तो एक बात बताओ L क्या होता है, एंगुलर नोड, और 1s के लिए एंगुलर नोड क्या हो गया, 0 हो गया। अगर 1s के लिए एंगुलर नोड 0 हो गया तो थीटा फाई कहाँ से आएगा, जब L ही 0 है। तो अगर L 0 है तो थीटा फाई नहीं आएगा, नहीं आया तो साइन थीटा कॉस थीटा नहीं आएगा इसमें। इस चीज़ को ध्यान रखना, दिमाग में एकदम बिठा लेना है। चलिए ठीक है, 2s के लिए देखोगे तो 2s में भी क्या है, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि 2s के अंदर भी क्या है, L की वैल्यू 0। लेकिन वहीं पर अगर मैं 3pz की बात करूं, pz देखो क्या आया, pz मैंने बोला था ना pz आते ही cos थीटा आना चाहिए, लो देखो आ गया cos थीटा। यानी कभी कभी अगर ऐसी इक्वेशन भी दे रखी हो ना, तो वहां से भी हम पहचान सकते हैं कि कौन सा ऑर्बिटल, कौन सा वेव फंक्शन कौन से ऑर्बिटल के लिए दे रखा है। अगर स्पेसिफिकली आपके पास आ गया क्या, मान लो 3p आ गया, एक आपके आंसर में 2 आंसर आ गए, एक आ गया मान लो 3p आ रहा है और एक आ रहा है आपका 3pz आ रहा है। पर आपने देखा वेव इक्वेशन के अंदर क्या है, cos थीटा प्रेजेंट है। अगर वेव इक्वेशन के अंदर cos थीटा प्रेजेंट है तो मुझे पता चला इसका आंसर 3pz ही होगा। इसका आंसर क्या होगा, 3pz ही इसका आंसर होगा। ध्यान रखना बेटा, सॉल्व करने में गलती नहीं करनी, श्रोडिंगर में बहुत प्रॉब्लम आती है। इन छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रख के हम सारी चीज़ें सॉल्व कर सकते हैं। चलो एक एग्जाम्पल देखते हैं, एक क्या देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल, आइडेंटिफाई द सबशेल फ्रॉम द गिवन वेव फंक्शन। इस वेव फंक्शन से बताओ कौन से ऑर्बिटल के लिए है। तो चलो मैं पहला सवाल सॉल्व कर देता हूँ, दूसरा आप लोग खुद ही कर दोगे। पहला सवाल देखें, साइन आर दे रखा है, कोई कांस्टेंट है कि मतलब नहीं है मुझे। मैंने क्या पढ़ा था, पॉलिनोमियल की जो पावर होती है वो n माइनस एल माइनस वन की वैल्यू को बताती है। यहाँ पर पॉलिनोमियल मुझे क्या दे रखा है, a प्लस बी आर दे रखा है, आर की फॉर्म में है। साथ ही साथ इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है सर, इसकी मैक्सिमम पावर है 1। इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, 1 है। और इसकी बात अगर आर की बात करें तो आर क्या बताता है, हमने पढ़ा था क्या था सर, हमने था पॉलिनोमियल की जो पावर थी वो n माइनस एल माइनस वन की वैल्यू बताती है और r की पावर l होती है। तो यहाँ r की पावर कितनी दे रखी है आपको, 1 दे रखी है। तो l की वैल्यू कितनी आ गई सर, यहाँ से l की वैल्यू आ गई 1। अगर l की वैल्यू आ गई 1 तो देखो n माइनस वन इक्वल टू 1, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 3। और मैंने बोला था सवाल में क्या करना, हमेशा लिख देना कॉपी के ऊपर या सवाल में जब भी कोई नोट्स मिलते हैं, कुछ भी मिलता है उस पर पेपर मिलता है, उसमें लिखना SP DF, यहाँ लिख देना 0 1 2 3 और P L की वैल्यू कितनी है बेटा 1 है, तो किसके लिए डिफाइन है, 3P के लिए डिफाइन होगी।
और यहीं पर अगर मान लो मैं कॉस थीटा और ऐड कर देता, कॉस थीटा ऐड करते ही अभी किसके लिए डिफाइन होता, इसका जो करेक्ट आंसर निकलता वो निकलता 3pz। यानी अगर आपको दो ऑप्शन दे रखे हैं, एक ऑप्शन में दे दिया 3p और दूसरा ऑप्शन में दे दिया 3pz, तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, 3pz वाला ऑप्शन मेरा करेक्ट होगा, ये वाला ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। अब मान लो सवाल ऐसे ना दे के ऐसे दे दिया, k1 AR प्लस यहाँ पर क्या बन गया BR स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस KR। अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन बन गया तब क्या करेंगे, तब कुछ नहीं करेंगे। देखो क्या करते हैं, तो सबसे पहले पॉलिनोमियल में बनाना पड़ेगा, यानी इस फॉर्म में बनाना पड़ेगा AX, सॉरी यहां पर कैसे बनाना पड़ेगा, चलो बना के देखते हैं। यानी पॉलिनोमियल में कैसे बनाना, कांस्टेंट आना चाहिए। जैसे मान लो ये हमने पढ़ा ना, AX स्क्वायर प्लस BX प्लस C की पावर होती है n माइनस, यहाँ पर जो इसकी मैक्सिमम पावर है वो क्या दिखाती है, n माइनस L माइनस 1, और यहाँ पर x की पावर समथिंग लाइक कुछ L होनी चाहिए। इस फॉर्म में बनाना है। लेकिन अगर सवाल ने आपको ऐसा दे दिया, सवाल कैसा हो गया, अगर ऐसा हो गया सवाल, तो मुझे क्या करना है, मुझे लेना है AR, क्या करेंगे, R को क्या करेंगे, कॉमन लेना पड़ेगा, तो यहाँ से A प्लस BR और यहाँ क्या हो गया R। इसको इस फॉर्म में बनाना जरूरी है, यानी पॉलिनोमियल में बनाना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आपने क्या किया, इसी फॉर्म में सॉल्व कर दिया इसको, तो वहाँ आंसर गलत हो जाएगा। आपको सबसे पहले इस फॉर्म में बनाना पड़ेगा, यानी आपको R कॉमन लेना पड़ेगा, आपको एक ना एक यहाँ पर कांस्टेंट, एक ना एक यहाँ पर कांस्टेंट टर्म होनी ही चाहिए, तभी सवाल कर पाएंगे, अदरवाइज सवाल मेरा गलत हो जाएगा। ध्यान रखना, एक एक वर्ड्स को दिमाग में बिठा लेना, वरना सवाल गलत हो जाएगा। चलिए आंसर क्या हो गया, 3p हो गया। अगला देखते हैं, अगला सवाल, इसमें मुझे लगता है आप लोग खुद कर लेंगे। जल्दी आंसर बताओ, क्या लग रहा है सबको आंसर में। आसान सवाल है, बहुत इजी है। देखो कैसे करना है, देखो आपको दे रखा है, सिंपली हमने बात करी, पॉलिनोमियल दे रखा है, इसकी पावर क्या बताता है, n माइनस L माइनस 1 की वैल्यू कितनी बता दी इसने, 2, L की वैल्यू कितनी बता दी इसने, 2। सॉल्व करेंगे, आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आंसर आ गया आपका 5D। n की वैल्यू कितनी आएगी 5, L की वैल्यू 2 है तो D के लिए डिफाइन है, तो आंसर कितना आ गया यहाँ पर 5D आ गया। आंसर कितना आ गया 5D। अब दो मैंने आपको क्या दिखाया, बेसिक सवाल करवाए, दो सवाल कैसे कराएं, एकदम बेसिक कराएं। अब इन बेसिक सवाल पे देखते हैं अच्छा सवाल कैसे बनता है। तो अच्छा सवाल ये आपको दे रखा है, कोई श्रोडिंगर वेव इक्वेशन दे रखी है। अब सवाल में अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर देखो इसने क्या किया, A0 इज अ बोअर रेडियस, ठीक है, लेट द रेडियल नोड इज 2s टू बी R0, द करेक्ट वैल्यू ऑफ R0 इन टर्म्स ऑफ A0। A0 और R0 में क्या करेक्ट हमें बताना है, कौन सी टर्म्स होगी। अब सवाल देख के हमें समझना है कि रेडियल नोड इन 2s क्या दे रखा है, लेट द रेडियल नोड इन 2s। तो दूसरी चीज़ अगर मैं देखूँ, मुझे नोड बताना है, रेडियल नोड है, मुझे नोड बताना है। तो अगर मैं नोड में बात करूँ, अगर मैं साइन स्क्वायर का इक्वल टू 0 कर दूँ, तो आपको पता है नोड पे साइन स्क्वायर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग डेंसिटी क्या होती है, 0 होती है। तो अगर मैं साइन स्क्वायर कर दूँ R का, तो क्या वो 0 होगा, बिल्कुल 0 होगा। अगर वो 0 होगा तो आओ इसका स्क्वायर करता हूँ। जैसे मैंने इस सवाल का क्या किया, कर दिया मैंने इसका स्क्वायर करते अगर मैं इक्वल टू 0 पुट करता हूँ, तो देखो यहाँ सब कुछ कांस्टेंट है, सब कुछ 0 में चला जाएगा। केवल यहाँ पर देखो ये क्या हो जाएगा आपका 2 माइनस R0 डिवाइडेड बाई A0 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ये 0 कब हो सकता है, तो यहाँ से क्या आ गया R0 इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पर आपका 2A0 आ गया। समझ में आया, आंसर कितना R इक्वल टू 2A0, कौन सा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया। देखा कितना आसान सवाल था। पहले के दो सवाल से हमने क्या सीखा, कैसे करते हैं कैसे नहीं करते हैं, और हमने क्या करा, इसमें थोड़ा सा एप्लीकेशन दी और आंसर आ गया। क्या आया, ऑप्शन 1 कब का सवाल, सर ये तो जेईई एडवांस 2004 का सवाल है, बिल्कुल सही कहा। एटॉमिक स्ट्रक्चर से आसान इजी बहुत आसान सवाल पूछे जाते हैं। आसान इजी मतलब बहुत इजी सवाल पूछे जाते हैं फॉर दी एटॉमिक स्ट्रक्चर। अगर कंसेप्ट आता है श्रोडिंगर का तो आसान सवाल है। आगे देखते हैं नोड्स क्या होते हैं। अब नोड्स के बारे में बता ही दिया, नोड्स क्या है, जहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन क्या है 0 है, उनको हम बोलते हैं नोड। ठीक है, साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या हुई 0, जो हमने पहले कर लिया, पहले सीख लिया, थोड़ी सी थ्योरी देख ली उसके ऊपर। दो तरीके के नोड होते हैं, पहला नोड होता है बेटा आपका कौन सा, रेडियल नोड, दूसरा कौन सा होता है एंगुलर नोड। रेडियल नोड क्या डिफाइन करता है, यानी R
आर एन और एल की वैल्यू क्या हो, 0 हो रहे हैं। एन माइनस एल माइनस 1 क्या दिखाते हैं, रेडियल नोड। स्टार मार्क कर लेना, अगेन इंपॉर्टेंट है, सवाल इस पे भी पूछा जाता है। दूसरा क्या है, एंगुलर नोड क्या होता है आपका, ओनली एल। इसीलिए हम बात करते हैं ना, इसीलिए हम बात करते हैं 1s की, जो मैंने आपको वहां भी बताया था 2s की। तो 2s 1s के लिए देखोगे तो एल की वैल्यू 0 है ना, क्या 1s और 2s के लिए एल की वैल्यू 0, हाँ ना करो। अगर इसकी वैल्यू 0 है तो हम कह नहीं सकते अगर इसकी वैल्यू 0 है तो बेटा ये तो 0 हो गई। देखो ना, एंगुलर नोड 0 हो गया, यानी एंगुलर नोड की बात करें एल की वैल्यू 0 तो 0, इसका मतलब ये वाली टर्म तो है ही नहीं, ये तो टर्म है ही नहीं, इसीलिए तो हम वेव इक्वेशन लिखते हैं तो उसमें कॉस और फाई और थीटा नहीं आते फॉर एस ऑर्बिटल, फॉर द एस ऑर्बिटल ये चीजें नहीं आती, ध्यान रखना है, दिमाग में लगा के रखना, दिमाग में एकदम संतुलन के साथ। चलिए अगर हम बात करें कोई भी अगर बात करते सिंपल, हम क्या बात करें, अगर टोटल नोड की बात करते टोटल नोड की वैल्यू होती है n-1। थोड़े बहुत एग्जांपल देख लेते हैं सिंपल। अगर हम बात करें 4s के लिए टोटल नोड की बात करोगे, 4s के लिए टोटल नोड कितने आएंगे 4। 4p के लिए अगर टोटल नोड की बात करोगे तो वो कितने आएंगी 3 आएंगी n-1। 4d के लिए हम बात करेंगे तो कितने आएंगे टोटल नोड आपके, टोटल नोड अगर हम देखें तो बेटा टोटल नोड यहाँ पर कितने 3 आएंगे n-1, और 4f के लिए भी टोटल नोड कितने आएंगे 3 आएंगे। नंबर ऑफ एंगुलर नोड की अगर बात करें तो एंगुलर नोड क्या होता है आपका एल की वैल्यू एल की वैल्यू एल की वैल्यू, और रेडियल नोड क्या होता है आपका n माइनस एल माइनस 1 की वैल्यू। तो वहाँ से आसानी से कुछ एग्जांपल्स लिए हैं जो हम निकाल सकते हैं, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, बेसिक्स है, पर इन पे सवाल भी पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। फाइंड द नंबर ऑफ रेडियल नोड एंड एंगुलर नोड इन, कितने नंबर ऑफ रेडियल नोड एंड एंगुलर नोड होंगे इसमें। सवाल देखो, 2 मिनट दो अपने आप को और मुझे लगता है सॉल्व कर सकते हो। मैं इस सवाल को आप लोगों के लिए होमवर्क दे रहा हूँ, मैं इस सवाल को आप लोगों के लिए होमवर्क दे रहा हूँ, बिल्कुल करिएगा और आंसर को क्रॉस वेरीफाई वहाँ से कर सकते हैं। होमवर्क दे रहा हूँ, क्रॉस वेरीफाई करना है और करना है, अपने आप को सेल्फ टाइम देना है और ये करना है। जेईई एडवांस के लिए कर सकते हैं हम, आसान तरीके हैं। चलिए अब देखते हैं थोड़ा सा साइन वर्सेस साइन स्क्वायर के कर्व्स देखते हैं। कर्व्स पे भी बहुत सवाल आते हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स पढ़ा रहा हूँ आपको, छोटे छोटे पॉइंट्स बता रहा हूँ। ये पॉइंट्स ही क्या करते हैं, हमारे जो बेसिक्स है स्ट्रांग करते हैं, और एक बार बेसिक्स स्ट्रांग हो गया तो जेईई एडवांस ईजी है, बहुत ईजी है। देखो कैसे, एस ऑर्बिटल के लिए आर की वैल्यू क्या 0, अगर आर की वैल्यू 0 तो साइन आर की वैल्यू 0 नहीं होगी, लेकिन पीडीएफ के लिए हमारे पास आर 0 तो साइन आर की वैल्यू भी 0 0 0 0 होगी, क्योंकि एस ऑर्बिटल के लिए हमारे पास क्या होता है ग्राफ। इन द केस ऑफ अदर बात करें तो ग्राफ क्या ओरिजिन से स्टार्ट होता है, मैक्सिमम से क्यों स्टार्ट होता है, क्योंकि ओरिजिन, अब जैसे न्यूक्लियस के पास जाओगे तो एस ऑर्बिटल के लिए फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी बढ़ती जाती है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा मिलता है, वहां पर मिल सकता है, हम बात करते हैं ये पढ़ते हैं, तो बिल्कुल इसीलिए ऐसा होता है कि ऊपर से चालू हुआ और यहाँ पर ओरिजिन से चालू कर दिया हमने, बिल्कुल ओरिजिन से चालू होगा, किसके लिए पीडीएफ के लिए, और एस के लिए क्या होगा मैक्सिमा से चालू होगा। ये थोड़ा एस ऑर्बिटल और हमारे पास पी ऑर्बिटल को पहचानने के तरीके। जैसे 1s की बात करें तो देखो यहाँ पर साइन स्क्वायर ले, साइन ले या फिर मेरे पास साइन स्क्वायर ले, ये दोनों के ग्राफ ही कहाँ से चालू होंगे मेरे मैक्सिमा से चालू होंगे। दोनों के ग्राफ कहाँ से चालू होने, देखो दोनों के ही ग्राफ मेरे मैक्सिमा से चालू हो रहे हैं, दोनों के दोनों ग्राफ कहाँ से मैक्सिमा ऊपर से चालू हो रहे हैं। ध्यान रखने की बात है बेटा, ध्यान रखने की बात है, इस सवाल में बिल्कुल ध्यान रखने की बात है कि अगर एस ऑर्बिटल दे रखा है तो उसका ग्राफ हमेशा ऊपर से स्टार्ट होगा, एस ऑर्बिटल दे रखा है तो उसका ग्राफ हमेशा ऊपर से ही स्टार्ट होगा। चलिए ठीक है, 2s ऑर्बिटल की अगर बात करें तो देखो रेडियल नोड, अभी नोड क्या दिखाता है, नोड ये बताता है कि एक्स एक्सिस को कितनी बार कट करेगा। 2s के लिए अगर मैं देखूं तो n माइनस एल माइनस 1 इक्वल टू 2s है तो n की वैल्यू कितनी हो गई 2, l की वैल्यू कितनी 0, माइनस 1 इक्वल टू कितना आ गया 1 आ गया। अगर इसकी वैल्यू 1 आई तो यहां पर हम देख रहे हैं, यहां पर देखो, यहां पर ये एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है 1 टाइम कट कर रहा है, 1 टाइम कट कर रहा है, यही क्या है इसका रेडियल नोड, यही क्या है इसका रेडियल नोड डिफाइन कर रहा है। और वैसे ही अगर आप क्या करो इसका स्क्वायर कर दो, मान लो मैं अगर इस टर्म का स्क्वायर कर देता हूं, अगर मैंने इस टर्म का स्क्वायर कर दिया तो ये जो आपका नीचे जो आपका दे रखा है, नीचे जो मेरे पास सीक्वेंस गया क्या ये अपवर्ड चला जाएगा, क्योंकि जो मेरे पास नेगेटिव है वो स्क्वायर करते ही क्या पॉजिटिव हो गया। तो देखो यानी अगर साइन स्क्वायर का ग्राफ दे रखा है, इसका मतलब क्या है कि जहां पर टच करेगा वहां पर क्या एक्स एक्सिस को टच करेगा वहां पर क्या बनाएगा, ये नोड बनाएगा। कौन सा नोड बनाएगा, रेडियल नोड बनाएगा।
3s की बात करें 3s के लिए भी ऐसा कर सकते हैं। अब मैं एक बात आपसे पूछूं कि अगर मैं साइन स्क्वायर को 4 पाई आई आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देता हूं, ध्यान से देखो और बात करो, अगर मैंने इसको क्या किया 4 पाई आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया और अब इसके बीच का ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, तो आप मुझे एक चीज बताओ, ध्यान से देखो और आप खुद ही देख के बताओ मुझे, जैसे ही मैंने ऐसा किया, जैसे ही मैंने ऐसा यहां पर किया, अब अगर मैं r की वैल्यू रखूं 0, अगर अब मैं रखूं r की वैल्यू 0, r की वैल्यू 0 रखते ही क्या ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी? हाँ या ना बोलो, क्या पूरी टर्म हो गई 0? पूरी टर्म 0 होती तो मैं कहूंगा नहीं कि अब ये ओरिजिन से चालू होगा, क्या अब ये ओरिजिन से चालू होगा ग्राफ? बिल्कुल सही। अगर मैं यहां पर ग्राफ बना रहा हूं 3s के लिए, 3s के लिए तो नोड कितने हैं? 2, क्या ये ओरिजिन से चालू होगा तो क्या 2 बार टच करेगा? तो लो, 1 बार, ये 2 बार, लो बन गया। क्या ये बन गया ग्राफ? बिल्कुल बन गया। अब बोलेंगे कि सर ये इंक्रीजिंग क्यों जा रहा है? भाई आप जैसे ही क्या कर रहे हो, आर की वैल्यू बढ़ा रहे हो तो मैक्सिमा भी तो बढ़ता जाएगा, क्योंकि यहां पर तो क्या है, यहां पर तो आर कुछ नहीं दे रखा, साइन में आर की वैल्यू डाली फिर वो आगे बढ़ा वो, बट यहां पर 4 पाई आर स्क्वायर दे रखा है आपको। जैसे आपने आर की वैल्यू डाली, आर का स्क्वायर हो गया, यानी जितनी ज्यादा आर की वैल्यू उतनी ही ज्यादा तो देखो ना मैक्सिमा बनता जाएगा। इसीलिए जब हम साइन स्क्वायर का ग्राफ बनाते हैं तो डिक्रीजिंग बनता है, लेकिन 4 पाई आर स्क्वायर साइन स्क्वायर का ग्राफ बनाते हैं तो इंक्रीजिंग होता हुआ चला जाता है। ये ध्यान रखना है। लोग कंफ्यूज होते हैं, याद करने में लग जाते हैं, लेकिन हमें याद रखने की जरूरत नहीं, हमने इसको समझ लिया है, हमने इसको समझ लिया है, तो अब हमें रटने की जरूरत नहीं है। क्या अगर मैं आपसे पूछूं 2p 3d 4f, तो इनके लिए भी आप बना सकते हो, तो बिल्कुल बना सकते हो। आप चाहो तो इसको क्या करो 4 पाई आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, वो भी बना सकते हैं हम बिल्कुल। ओरिजिन से क्यों चालू होगा बताया, एस को छोड़ के सभी के लिए ग्राफ क्या होता है, ओरिजिन से ही स्टार्ट होता है। यहाँ पर देखोगे 1s ऑर्बिटल के लिए कोई आपका नो रेडियल नोड, लेकिन जैसे आपने 2s ऑर्बिटल लिया उसके पास एक रेडियल नोड बनेगा, जो हमने ग्राफ में भी देखा था, जो हमने जब ग्राफ ड्रॉ किया था 2s के लिए तो हमने देखा था एक रेडियल नोड यहाँ पर बन रहा है। ध्यान रखना 1s के लिए कोई रेडियल नोड नहीं होता, लेकिन 2s के लिए एक रेडियल नोड आता है। थ्योरी है थोड़ी सी पार्ट में, बट हमारे ज़रूरी है हमारे जेईई एडवांस के लिए कि हमें आना भी चाहिए। चलिए अगर हम क्या बोले 4p 3p 4d 5f के लिए भी ऐसे डिफाइन कर सकते हैं हम लोग, बिल्कुल ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, बिल्कुल डिफाइन कर सकते हैं। आप लोगों को क्या करना है, बस इसको 4 पाई आर स्क्वायर और साइन स्क्वायर का आपसे मैंने ग्राफ पूछ दिया, तो कैसे बनाना है देख लो, कैसे बनाना है। सर सबसे पहले तो ये क्या चालू होगा, ओरिजिन से चालू होगा। किसके लिए बना रहे हैं हम लोगों ने बनाया, मान लीजिए सर हमने बनाया 3p के लिए, हमने किसके लिए बनाया 3p के लिए। तो सर अगर आपने 3p के लिए बनाया 3p क्या हो गया 3 - 1 - 1 कितना आ गया सर, ये 1 आ गया, 1 रेडियल नोड आएगा सर। अगर 1 रेडियल नोड आएगा तो ये स्टार्ट हुआ 1, ये हो गया सर 1 रेडियल नोड, ठीक है। अब आपने बोल दिया कि सर 3p के लिए आपने ये बना दिया, अब आप ऐसा करो सर 3p के अलावा मुझे बना के दिखाओ 4d का। तो अगर सर हम 4d की बात करें तो 4d के लिए अगर हम देखें तो रेडियल नोड कितने हैं, तो सर यहाँ पर 4 - 2 - 1, इसके लिए भी 1। सर 5f की बात करें तो इसके लिए रेडियल नोड देखें तो सर 5f, तो 5f के लिए बात करेंगे तो सर इसके लिए भी कितना हो जाएगा 5 - 3 - 1। सर ये तो तीनों के ग्राफ क्या आ जाएंगे, एज इट इज सेम टू सेम आएंगे। यानी हम केवल रेडियल नोड से बता सकते हैं कि कितने आपके नोड से, ग्राफ से बता सकते हैं कितने नोड्स बने, कितने रेडियल नोड्स बने, हम ये बता सकते हैं बाय द यूजिंग द ग्राफ। चलिए क्या आप इनके लिए बात कर सकते हैं, तीनों के लिए रेडियल नोड कितने 2, और आपका काम बस इतना सा है 4 पाई आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके इसका ग्राफ भी बनाना है। बताया मैंने क्यों यहाँ डिक्रीजिंग है, वहाँ क्यों इंक्रीजिंग होता है, क्योंकि 4 पाई आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ता हुआ आगे बढ़ेगा। चलिए ठीक है, एक एग्जाम्पल देखते हैं। कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 को मैच करना है। यहाँ पर कॉलम 1 में मुझे s ऑर्बिटल दे रखा है, 2s दे रखा है, 2pz है, 3dz स्क्वायर है। कॉलम 2 में कुछ मैच है एंड मेरे पास कॉलम 3 दे रखा है। अगर यहाँ पर मैं बात करूँ 1s ऑर्बिटल की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं हम लोग बेटा, देखें तो 1s ऑर्बिटल की बात करते हैं। 1s ऑर्बिटल अगर मैं ध्यान से देखूं तो 1s ऑर्बिटल के लिए क्या चेक करना है, सबसे पहले हम चेक करते हैं पहला 1s ऑर्बिटल है बेटा। 1s ऑर्बिटल के लिए आप देखोगे यहाँ पर कोई भी आपका r टर्म में नहीं दे रखा, कोई भी आपको r टर्म में गिवन है नहीं गिवन है, तो चलो ठीक है यहाँ पर बात खत्म।
उसके बाद अगर हम देखें तो 1s के लिए पहला ग्राफ में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है, एक रेडियल नोड आ रहा है। यहाँ पर क्या दिख रहा है आप लोगों को, एक रेडियल नोड दिख रहा है। अगर यहाँ पर एक रेडियल नोड दिख रहा है इसका मतलब 1s तो हो नहीं सकता, क्योंकि 1s के लिए n-l-1 की वैल्यू कितनी आएगी, 0। तो मुझे पता है पहले का करेक्ट मैच p के साथ तो नहीं होगा, पहले का सेकंड के साथ भी नहीं होगा, क्योंकि 1 रेडियल नोड नहीं हो सकता। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एट अ न्यूक्लियस 1/a नॉट का क्यूब। अगर मैं यहाँ पर देखूँ इस वाले क्वेश्चन को अगर मैं ले रहा हूँ, क्वेश्चन में अगर मैं क्या कर रहा हूँ, r की वैल्यू मैंने रख दी 0। जैसे ही सवाल में आपने r की वैल्यू 0 रखी तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, sin n l m, यानी जैसे ही r की वैल्यू 0 रखेंगे तो देखो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी 0, यानी e की पावर 0 क्या होती है, 1 हो जाती है। ये क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, e की पावर 0 क्या 1, देखो यहाँ से ये क्या हो गया, z की वैल्यू क्या रखेंगे 1 रखेंगे हाइड्रोजन के लिए, तो यहाँ पर क्या देखो z कांस्टेंट निकल जाएगा, स्क्वायर किया आपने जैसे ही 3/2 का स्क्वायर, ये क्या हो गया 1/a नॉट क्यूब आ गया। तो यहाँ से मुझे पता चला कि पहले का करेक्ट मैच क्यू के साथ पॉसिबल है। और s ऑर्बिटल के लिए आपको पता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एट न्यूक्लियस क्या होती है, मैक्सिमम होती है, और हम s की बात करें वो हम थोड़ा सा बाद में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम देख लेते हैं थोड़ा सा 2s के लिए। 2s ऑर्बिटल की हम बात करें बेटा, तो 2s ऑर्बिटल के लिए यहाँ पर एक r का टर्म होना चाहिए, जैसे 2 माइनस r कुछ होना चाहिए इसके लिए। अगर ये नहीं होगा तो मैं 2s की बात यहाँ पे डिस्कस नहीं कर पाऊंगा, बट यहाँ पर तो पहला मैच हो नहीं सकता। अगर मैं बात करूँ n-l-1 की, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, तो n की वैल्यू कितनी 2, l की वैल्यू कितनी 0, और यहाँ पर क्या 1, कितना 1 रेडियल नोड आ गया। तो बिल्कुल 2 का करेक्ट मैच किसके साथ हो गया, 2 के साथ। और प्रोबेबिलिटी ऑफ डेंसिटी एट न्यूक्लियस क्या होगी, इसके लिए भी यही होगी, और 2s के लिए भी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ डेंसिटी न्यूक्लियस क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। तो आओ क्वेश्चन नंबर 1 चेक करते हैं। फॉर अ गिवन ऑर्बिटल, किसी भी गिवन ऑर्बिटल के लिए इन कॉलम 1 द ओनली करेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर एनी हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज। तो पहला क्या दे रखा है, फोर्थ आर। तो चलिए पहला चेक करते हैं, फोर्थ और आर। भाई पहली चीज देखो ना क्या दे रखा है, dz स्क्वायर, न्यूक्लियस पे डेंसिटी मैक्सिमम नॉट पॉसिबल, तो यहाँ पर पहला जो ऑप्शन है वो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। सेकंड देखें 3p, तो सेकंड के लिए अगर हम चेक करें, थर्ड पे क्या दे रखा है 2pz, बिल्कुल हो सकता है बेटा, cos थीटा दे रखा है z का है, तो cos थीटा पॉसिबल हो सकता है। क्या है p, तो बेटा p के लिए ये वाला ग्राफ पॉसिबल नहीं, क्योंकि क्या हो रहा है, ये आपका स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन से, तो ये पॉसिबल नहीं है, देख लो, क्योंकि ये क्या है, ये केवल और केवल बात करें तो 2s का ग्राफ है, एक रेडियल नोड है, 2s का ग्राफ है, तो ये भी गलत हो गया, यानी मेरा ऑप्शन बी भी करेक्ट नहीं होगा। 1 2s, तो 1 की बात करें, 1 का करेक्ट मैच 2 के साथ, 1 रेडियल नोड है ही नहीं, तो ये भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, तो ये भी रॉन्ग। बचा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी 2 2 1, क्या यही करेक्ट है, देखे तो बिल्कुल 2 का करेक्ट मैच 2 के साथ, और ये क्या हो गया 1, तो ये क्या हो गया मेरा करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन का आंसर क्या निकला, ऑप्शन डी। ये हमारा क्या है, जेई एडवांस 2017 का सवाल है। क्या है, जेई एडवांस 2017 का सवाल है, जिसका आंसर क्या निकल के आया, ऑप्शन नंबर डी। कितना आसान सवाल था, आराम से एक ही बार हमने क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां पर देखते हैं फॉर हीलियम आयन द ओनली इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन इज, कौन सा कॉम्बिनेशन इनकरेक्ट है। तो चलो देखते हैं, पहला क्या दे रखा है, फर्स्ट का करेक्ट मैच दे रखा है थर्ड के साथ, तो देखते हैं पहले फर्स्ट का करेक्ट मैच थर्ड के साथ। फर्स्ट का थर्ड, ये 1s ऑर्बिटल है, यहाँ पर 1s के लिए यहाँ पर देखो क्या आ रहा है, एंगुलर फंक्शन में क्या cos थीटा आ रहा है, तो इसके लिए क्या होना चाहिए, z एक्सिस होना चाहिए, पर z एक्सिस है क्या, नहीं है। अगर z एक्सिस नहीं है तो ये क्या होगा, करेक्ट नहीं होगा, इसलिए फर्स्ट का थर्ड के साथ मैच नहीं होगा, यानी ऑप्शन ए ही क्या हो जाएगा मेरा, ऑप्शन ए ही मेरा यहाँ से करेक्ट हो गया। लेकिन देखोगे बी का क्या है, सेकंड क्यू, क्या यही करेक्ट है, बिल्कुल से बी का सेकंड है, सेकंड का क्यू हमने बात करी, बिल्कुल करेक्ट है। अगर मैं थर्ड की बात करूं, थर्ड पे क्या दे रखा है 1 1 r, तो आओ चेक करें, तो बिल्कुल सही। अगर देखें 1 का क्या होगा, बिल्कुल 1 के साथ करेक्ट मैच है, और r के साथ तो होगा ही, क्योंकि 1s के लिए न्यूक्लियस पे क्या होती है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मैक्सिमम होती है। चलो ये भी हो गया। देन आगे हम बात करें, ठीक है, d का 1 1s, अगर मैं 1 1s की बात करूं तो 1 का 1 और s बिल्कुल होगा, जैसे ही आप क्या करोगे, सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके दिखाते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, अगर मैं एनर्जी की बात करूं, E1 कहाँ से कहाँ के लिए है, अगर ध्यान से देखें तो E1 दे रखा है आपका N2 से कहाँ जा रहे हैं, N4, और कहाँ जा रहे हैं हम लोग, यहाँ देखें तो N2 से N4 जा रहे हैं, एंड अगेन
हम N2 से N6 जा रहे हैं, तो सबसे पहले हम किसके लिए निकालते हैं, N2 से N4 और हम निकालते हैं N2 से N6 के लिए। तो चलो एनर्जी की बात कर रहे हैं तो डायरेक्ट लिख देते हैं एनर्जी के लिए, क्या आ जाएगा 1/4 माइनस 1/16 डिवाइडेड बाय 1/4 माइनस 1/36। सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखो एलसीएम क्या निकल के आया, 16 एलसीएम निकल के आया। इसके लिए बात करें तो 4 - 1 डिवाइडेड बाई, यहाँ से देखें तो 9 - 1 डिवाइडेड बाई 36। सॉल्व किया तो यहाँ पर क्या बन गया आपका 3/16 और ये क्या हो गया आपका 8/36। यहाँ से क्या चला गया, ये ऊपर चला गया, तो यहाँ से अगर हम देखें तो 3/16 इंटू 8 और ये क्या बन गया आपका, ये हो गया 36। 4 टाइम्स अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो 4 टाइम्स ये हो गया 9 टाइम्स, तो ये क्या हो गया 27 डिवाइडेड बाई 32 और यही ऑप्शन बोला था, तो ये भी क्या हो जाएगा करेक्ट मैच है। तो इनकरेक्ट मैच कौन सा हो रहा है, केवल फर्स्ट हो रहा है। तो क्वेश्चन का आंसर क्या निकलता है, ऑप्शन नंबर ए। देखो बेटा जेईई एडवांस 2017 का सवाल है, कितने मार्क्स हो गए, 8 मार्क्स हो गए। अब आगे देखते हैं, एक और सवाल है, द रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पी आर का मतलब आपको पता है ना क्या दे दिया यहाँ पर, इसने दे दिया 4πr² sin² r है, ठीक है, is used to determine the most probable radius which is used to find the electron in a given orbital। क्या दे रखा है dpr/dr for 1s orbital of hydrogen like atom having atomic number z is dp/dr 4z³ a0³ 2r minus 2zr³ a0। e की पावर में क्या दे रखा है -2zr/a0 की वैल्यू दे रखी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। सवाल ने सिंपली बोला है आपको ये दे रखा है, एक आपको dp/dr गिवन है और मुझसे पूछा है सवाल के अंदर कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट है। पहला ऑप्शन देखें, एट द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। कहाँ पर मैक्सिमम बेटा dpr/d0 एट एंटी नोड इज प्रेजेंट, एक एंटी नोड प्रेजेंट होगा। अब नोड क्या होता है, नोड वो होता है जहां पर क्या होता है फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी 0। एंटी नोड क्या होगा, जहां पर फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी का मैक्सिमम हो। तो आओ चेक करते हैं, मैंने क्या किया dp/dr की वैल्यू क्या रख दी, यहाँ पर रख दी इसकी वैल्यू 0 रख दी। चलो ठीक है, अगर मैं इसकी वैल्यू 0 रखता हूँ, 0 रखते ही आपको दिखेगा ये वाली टर्म भी 0 कांस्टेंट में चली गई, ये वाली टर्म भी 0 की तरफ चली गई। बचा क्या मेरे पास, यहाँ पर बचा 2r माइनस क्या आया 2r माइनस 2zr, क्या है मेरे पास 2zr² अपॉन a0 इक्वल टू क्या हो गया मेरे पास, ये निकल के आ गया 0 निकल के आ गया। यहाँ से और देखा हम लोगों ने तो यहाँ से क्या हो गया मेरे पास 2r इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा 2zr² डिवाइडेड बाई a0 आ गया, ठीक है। यहाँ से अगर आप देखोगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, अगेन मैंने देखा r से स्क्वायर वाला r कैंसिल आउट हो गया, और क्या बचा यहाँ पर देखो तो यहाँ से निकल के आया r इक्वल टू क्या रिलेशन बचा यहाँ पर मेरे पास, यहाँ बन गया a0 डिवाइडेड बाई z, मेरे पास एक रिलेशन आ गया। तो क्या बिल्कुल सही है कि अगर हम बात करें पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन, अगर मैं इसकी वैल्यू 0 रखता हूँ तो देखो क्या आ रहा है, क्या आ रहा है यहाँ पर देखो एक पॉइंट आ रहा है r, जिसपे उस पर क्या होगा एक एंटी नोड मिलेगा। इसका मतलब क्या है एंटी नोड प्रेजेंट है, मतलब वो मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है। तो मेरा ऑप्शन नंबर 1 क्या करेक्ट निकल जाता है, बिल्कुल से ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट निकल जाता है। लेकिन अगर जैसे ही मैं आगे बढ़ता हूँ मुझे एक रिलेशन मिलता है r इक्वल टू a0/z। अगर ये रिलेशन मिल रहा है तो देखो मोस्ट प्रोबेबल रेडियल ऑफ Li+2 के लिए कितना होगा a0/3 होगा। तो देखें अगर r फॉर लिथियम +3, तो लिथियम के लिए एटॉमिक नंबर कितना होता है 3 होता है लिथियम का। तो यहाँ से कितना हो गया ये a0 डिवाइडेड बाई 3 निकल के आया, कितना निकल गया 3 निकल गया। ये ऑप्शन भी करेक्ट है, बिल्कुल सही सर, ये वाला ऑप्शन भी मेरा करेक्ट निकलता है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर सी देखें फॉर हीलियम के लिए, चलो ठीक है सर, अगर हीलियम के लिए चेक करते हैं, किसके लिए चेक करते हैं हीलियम के लिए, तो r0 इक्वल टू हीलियम के लिए चेक करें हम लोग ध्यान से देखें तो r0 इक्वल टू a0, और हीलियम के लिए z की वैल्यू कितनी होती है, क्या 2 होती है। तो लो सर यहाँ कर दिया 2, तो ये क्या आ गया आपके पास अगेन आ गया।
तो क्या ये भी मेरे पास दे रखा है? बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी भी करेक्ट निकलता है। और अगर हाइड्रोजन एटम की बात करें तो अगर हाइड्रोजन एटम के लिए देखूं तो लो R इक्वल टू ए नॉट डिवाइडेड बाई जेड है, और मैंने क्या किया, यहाँ पर z की वैल्यू रख दी 1, तो R कितना आ गया, ए नॉट आ गया। क्या ये ऑप्शन भी करेक्ट हो गया? हाँ सर, ये ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। क्या इस सवाल के सभी ऑप्शन करेक्ट हो गए? बिल्कुल सही, 1 2 3 4 चारों ऑप्शन करेक्ट हो गए। सवाल में क्या था, अगर आंसर चेक करें, बिल्कुल सही, ए बी सी डी चारों ऑप्शन करेक्ट है। सवाल में देखना क्या था, सवाल में पता है क्या देखना था, बस यहीं पर ये सवाल खत्म हो गया था, यहीं पर ये सवाल खत्म हो गया था। अगर सवाल में आपको ये स्ट्राइक कर गया कि मुझे यही करना है, यही करना है, क्या है, फॉर द मैक्सिमम वैल्यू के लिए अगर मुझे निकालना है, क्यों, क्योंकि अगर यहाँ पर आप देखोगे स्लोप, मैंने कोई भी आपका ग्राफ ड्रॉ करा, अगर रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का अगर मैं ग्राफ बना भी देता हूँ तो देखो यहाँ पर, क्या यहाँ पर स्लोप जीरो है, क्या यहाँ पर स्लोप जीरो है, स्लोप जीरो है मतलब मैक्सिमा आ रहा है, क्या मैक्सिमा आ रहा है, तो बिल्कुल सही मैक्सिमा आ रहा है। मैक्सिमा कब आएगा, जब वो जीरो होगा। तो यहाँ ये चीज़ ध्यान रखना बहुत ज़रूरी, बस इतना छोटा सा कंसेप्ट अगर आपके दिमाग में घुस गया तो इस सवाल में कोई दम नहीं, सवाल में कोई दम नहीं, सवाल एकदम लल्लू ईजी है, यूएलपी है एकदम। चलिए अगला देखते हैं, अगला सवाल क्या है मेरे पास, नंबर ऑफ, अब देखो हमने थोड़ा सा श्रोडिंगर पे बात कर ली, श्रोडिंगर क्या मेनली मिक्स है थोड़ा क्वांटम नंबर के साथ, तो क्वांटम नंबर आप लोगों को आता है बहुत ईजी, इस सवाल के थ्रू मैं पूरा क्वांटम नंबर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन हैव द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इक्वल टू 3 एंड स्पिन क्वांटम नंबर s इक्वल टू 1/2। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। अगर 3 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है तो कौन कौन सा ऑर्बिटल हो सकता है, अगर 3 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है तो L की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, n-1, यानी L की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, 0 1 और 2। अगर L की वैल्यू 0 1 और 2 है, इसका मतलब कौन कौन सा ऑर्बिटल हो सकते हैं, S P और D हो सकते हैं। इसका मतलब क्या क्या हो सकता है मेरे पास, 3s हो सकता है, उसके बाद क्या हो सकता है मेरे पास, 3p हो सकता है, उसके बाद क्या हो सकता है मेरे पास, 3d हो सकता है, हो सकता है। चलो ये 3 ऑर्बिटल मेरे पास पॉसिबल है, मैंने तीनों बना दिए। अब क्या है, अब अगर यहाँ पर हम ध्यान से देखें तो उसने मुझसे बोला क्या है, स्पिन क्वांटम नंबर क्या है, -1/2। क्या 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं इसके अंदर, एक पॉजिटिव स्पिन का एक नेगेटिव स्पिन का। क्या इस ऑर्बिटल में अगर हम बात करें, अगर हम इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करें तो क्या इस तरीके से इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, क्या हम इस तरीके से इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, आप लोग खुद ही देखिए, क्या हम इस तरीके से इलेक्ट्रॉन को फिल कर सकते हैं। अब सवाल ने केवल बोला n इक्वल टू, तो क्या इन सभी इलेक्ट्रॉन्स के लिए हम देखें तो क्या n की वैल्यू 3 है, बिल्कुल 3 है। अगर मैं आपसे पूछूं इन सभी इलेक्ट्रॉन के लिए क्या L की वैल्यू भी सेम है, नहीं, इसके लिए 0 1 2 3। अगर मैं बात करूं M की वैल्यू, तो नहीं सर, इन सभी के लिए M की वैल्यू भी अलग अलग हो सकती है। जैसे इसके लिए M की वैल्यू 0 है, या -1 0 -1 या +1 या -2 -1 0 1 और 2। इसने बोला S की वैल्यू, अगर इस इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इसके लिए अगर मैं S की वैल्यू +½ बोलूँ तो क्या इस इलेक्ट्रॉन के लिए मैं S की वैल्यू -½ बोलूँगा, क्या वैसे इस इलेक्ट्रॉन के लिए मैं S की वैल्यू +½ बोलूँगा तो इस इलेक्ट्रॉन के लिए मैं क्या -½ बोलूँगा। वैसे अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन की बात करूँ तो क्या +½ बोलूँगा, और वैसे ही इस इलेक्ट्रॉन के लिए बोलूँ तो क्या -½ वैसे ही इस इलेक्ट्रॉन के लिए क्या +½ होगी S की वैल्यू, और इस इलेक्ट्रॉन के लिए क्या -½ होगी। वैसे ही इन सभी में भी होगा। तो यहाँ पर भी देखें, यहाँ से कितना इलेक्ट्रॉन हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ से भी कितना, 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 1 1 1, यहाँ से भी कितना, 1। तो टोटल नंबर ऑफ अगर इलेक्ट्रॉन काउंट करें तो कितने आ गए, ये आ गए 9। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्वेश्चन का आंसर क्या है, 9। किसका सवाल है, जेईई एडवांस 2011 का सवाल है। तो दिखाई दे रहा है कंसेप्ट कितने आसान है, अगर बेसिक्स क्लियर है तो हम जेईई एडवांस के सवाल भी चुटकी में कर सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल से पहले हम समझते हैं थोड़े से कुछ ग्राफ्स के बारे में, जो मैंने आपको ग्राफ पढ़ा चुका हूँ उन्हीं के बारे में ही है। जैसे आप देखोगे, हाँ हम बात करें इसमें, तो मैंने आपको बताया कि फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी अपॉन वॉल्यूम किसके बारे में डिफाइन करता है, रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन के बारे में, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं 4πr² dr साई स्क्वायर r, या जिसको आप सिंपली PR से भी डिफाइन कर देते हैं।
ठीक है, तो उसके बेसिस पे कुछ ग्राफ जो मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ वही आ रहे हैं फिर से। देखो इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग की प्रोबेबिलिटी साइन स्क्वायर dv मल्टीप्लाई क्या कर दिया मैंने उसको, साइन स्क्वायर dv से मल्टीप्लाई कर दिया। dv मतलब एरिया इंटू, देखो एरिया इंटू उसका छोटा सा पार्ट dr से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या आ गया यहाँ पर मेरे पास वॉल्यूम। अब यहीं से मैंने आपको बताया था कि अगर आप r की वैल्यू 0 रखोगे तो क्या ओवरऑल 0 हो जाएगा। इसीलिए जब भी हम pr और r के बीच का ग्राफ बनाते हैं तो क्या होता है, ओरिजिन से स्टार्ट होता है, जो मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, ऑल स्टार्ट विद ओरिजिन, क्यों है बताया मैंने आपको। हाइट ऑफ क्या होता है, इंक्रीज करेगा, क्यों करेगा, क्योंकि r की वैल्यू बढ़ेगी तो हाइट इंक्रीज करते मैक्सिमम बढ़ता हुआ चला जाएगा। नंबर ऑफ रेडियल नोड ऑफ ग्राफ सेम एज इट इज वही रहेगा n-l-1, और एंगुलर नोड क्या रहेगा आपका नंबर ऑफ मैक्सिमा। अब मैक्सिमा कितने आ सकते हैं ग्राफ में, ये कैसे डिफाइन करेंगे, ये डिफाइन करेंगे n-l की वैल्यू से। जितना आपका n-l की वैल्यू होगी उतना ही उसके अंदर क्या होगा, मैक्सिमा भी होगा प्रेजेंट। 1s 2s सभी के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, देखिए तो मैक्सिमा कितना आया, देखो 1 आया, क्योंकि यहाँ पर देखो नहीं, यहाँ पर देखिए रेडियल नोड कितना 0, और नंबर n-l करेंगे, n-l करेंगे, n-l, तो क्या नंबर ऑफ मैक्सिमा कितना आ रहा है, केवल 1 आ रहा है। आसान है, बता चुका हूँ पहले, इसलिए थोड़ा सा फास्ट है इसमें, और अदरवाइज कुछ नहीं। इसके बाद हम देखेंगे अलग अलग ग्राफ्स। अब देखिए सिमिलर, वैसे यहाँ पर देखो 2s 3s 3p के भी ग्राफ क्या होंगे, तो अब नंबर ऑफ मैक्सिमा आप निकाल सकते हो n-l की वैल्यू के साथ। यहाँ पर भी देखेंगे तो बिल्कुल n-l की वैल्यू से आप क्या कर सकते हो, नंबर ऑफ मैक्सिमा निकाल सकते हो। निकालना है, करना है, सॉल्व करना है, जरूरी है श्रोडिंगर को सॉल्व करने के लिए, आसान बनाने के लिए। चलिए आगे देखते हैं। एक एग्जाम्पल लिया हमने, छोटा सा प्यारा सा छोटा सा एग्जाम्पल है, आसान सा एग्जाम्पल है। द रेशियो ऑफ एंगुलर नोड ऑफ 3d ऑर्बिटल। हमने क्या किया, एंगुलर नोड ऑफ 3d ऑर्बिटल एंड रेडियल नोड ऑफ 3p ऑर्बिटल इज, क्या दे रखा है, अब देखो यहाँ पर एंगुलर नोड ऑफ 3d ऑर्बिटल, एंगुलर नोड ऑफ 3d ऑर्बिटल और एंगुलर और रेडियल नोड ऑफ 3p ऑर्बिटल। एंगुलर नोड का मतलब क्या हो गया आपका, l की वैल्यू, l की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 2 है, और वहाँ पर अगर रेडियल नोड की बात करें, रेडियल नोड क्या होता है आपका n-l-1, यानी 3-1-1, कितना आ गया है आपका 1 निकल के आया। यहाँ पर क्या दे रखा है, x रेशो यानी 2-1 दे रखा है, x1, इसका मतलब x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 2 निकल के आ गई। देखो x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 2 निकल के आ गई। हमने इस तरीके के सवाल देखे हैं जेईई एडवांस में आते हैं, तो कुछ अलग से टाइप से इजी सवाल है, बट इस तरीके के सवाल भी जेईई एडवांस में पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है द वेव फंक्शन ऑफ साइन, हमने जो भी पढ़ा ना उसी पे सवाल है। साइन रेडियल डिस्टेंस आर कर्व फॉर द सर्टेन ऑर्बिटल इज गिवन, प्रेडिक्ट द 4 साइन स्क्वायर 4πr स्क्वायर, यानी हमें बताना है कौन सा ग्राफ यहाँ पर करेक्ट है। तो पी आर वही दे रखा है आपका, क्या है ये एक्चुअली 4πr स्क्वायर साइन स्क्वायर आर ही एक तरीके से, ठीक है, ग्राफ डिजाइन किया गया है। अब अगर पहला ग्राफ में देखूं तो देखो ये क्या डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो ये करेक्ट नहीं हो सकता। दूसरा ग्राफ देखोगे तो साइन स्क्वायर है बेटा, तो यहाँ पर नेगेटिव पॉसिबल नहीं है, तो ये भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। अगर मैं सी को देखूं, अगर मैं डी को देखूं, डी अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर भी क्या आ रहा है, डाउनवर्ड, ये भी रॉन्ग हो गया। अगर ऑप्शन बी को चेक करो तो क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। ये भी आसान सवाल है, इस तरीके के सवाल भी कभी कभी जेईई एडवांस में पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखना है, क्योंकि आपने अभी देखा जो मैंने कॉलम मैच का सवाल कराया था वो इसी के बेसिस पे कुछ था हमारे पास। चलिए अब थोड़ा से कुछ ग्राफ देख लेते हैं। जैसे देखो दीज कर्व, अब कौन कौन से कर्व, जैसे यहाँ पर मैंने आपको कर्व डिफाइन किए थे। 1s ऑर्बिटल के लिए क्या है, सारे ग्राफ दे रखे हैं, ये सारे ग्राफ आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि बनाने का तरीका तो हमने बता ही रखा है। तो देखो इनसे कैसे, साइन आर साइन स्क्वायर आर 4πr स्क्वायर साइन स्क्वायर आर के बीच का ग्राफ कैसे है। 1s के लिए अगर 2s ऑर्बिटल की बात करें तो देखो नंबर ऑफ मैक्सिमा निकाल सकते हो, n-l से कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, देखो 2 मैक्सिमा है यहाँ पर, ठीक है, निकाल सकते हैं। वैसे 3s ऑर्बिटल के लिए देखो 1 2 3 मैक्सिमा आ रहा है, और आपको पता है नंबर ऑफ रेडियल नोड की बात करेंगे तो कितने, 2 रेडियल नोड आ रहे हैं, n-l-1 से निकाल सकते हैं। और s ऑर्बिटल है तो कहाँ से स्टार्ट होगा, मैक्सिमा से स्टार्ट होगा। 2p ऑर्बिटल की बात करें तो 2p ऑर्बिटल कहाँ होगा, ओरिजिन से स्टार्ट होगा। देखो सभी में कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है। नंबर ऑफ मैक्सिमा कैसे, n-l कितना आ रहा है, 1, तो क्या है, एक पीक बना है केवल। ध्यान रखने की बात है, जो जितनी बातें पढ़ाई है ना वो सारी की सारी बातें यहाँ पर कवर अप हो रही है। यानी अगर आप ये वीडियो देख लोगे तो आपको श्रोडिंगर से डरने की जरूरत नहीं है, श्रोडिंगर एक बार में यहाँ पर आपका
क्लियर होगा, खत्म होगा। इसके अलावा अगर श्रोडिंगर का कोई दूसरा सवाल आएगा तो आप आराम से कर सकते हो, कोई सा भी सवाल कर सकते हो। जेईई एडवांस किसी भी एग्जाम में आए सवाल आप कर सकते हो केवल यहाँ से श्रोडिंगर पढ़ के। अगला सवाल देखते हैं 2p 3p ऑर्बिटल के लिए। अगर आप देखो नंबर ऑफ मैक्सिमा क्या है n माइनस l, कितना आएगा 2 आएगा। कितना आएगा बेटा 2, तो देखो 2 मैक्सिमा आ रहे हैं। नंबर ऑफ रेडियल नोड कितना 1 आएगा, देखो 1 टाइम कट कर रहे हैं। डेफिनेटली यहाँ से आप निकाल सकते हो सवाल को, ठीक है। अगला सवाल 4p ऑर्बिटल के लिए नंबर ऑफ मैक्सिमा कितने हैं 3 आएंगे। लो देखो 1 2 3 3 मैक्सिमा हो गए। रेडियल नोड निकाल सकते हो कितने 2 आएंगे। आसान तरीके हैं बहुत। अगला देखिए 3d ऑर्बिटल के लिए नंबर ऑफ मैक्सिमा बताओ n माइनस एल कितना सर, n 3 है, l कितना हो गया 2 1, नंबर ऑफ मैक्सिमा कितना आया 1 आया। 4d के लिए बताएंगे नंबर ऑफ मैक्सिमा कितने 2 हो जाएंगे n माइनस एल से। 4d के बाद अगर 4f की बात करें तो नंबर ऑफ मैक्सिमा कितने l 3 हो गया तो 1 आएगा, 2 नंबर ऑफ मैक्सिमा 1 आएगा। क्या मैं केवल ऑप्शन 4f देख के ग्राफ बता सकता हूं? क्या आसानी से f देख के 4f देख के क्या देखते ही सवाल सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल आसानी से सवाल सॉल्व कर सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है हमारे पास, देखो सवाल देखो, सीखे सवाल में। P is the probability of finding electron for 1s orbital of hydrogen atom is a spherical shell of thickness of dr at the distance of r from the nucleus. Okay, the volume of the cell is 4 pi r square dr. The quantity हमें बताना है, sketch the dependent of P1 of r, यानी r पे कौन सा डिपेंडेंट मुझे बताना है, कौन सा ग्राफ यहाँ पर है। तो अगर पी आर की बात करें, पी आर दे रखा है, इसका मतलब क्या है 4 पाई आर स्क्वायर साइन स्क्वायर आर दे रखा है। और अगर हम बात करें 1s के लिए है तो 1s के लिए नंबर ऑफ मैक्सिमा की बात करूं तो नंबर ऑफ मैक्सिमा कितना आएगा n माइनस एल। n माइनस एल का मतलब कितना 1 माइनस 0, नंबर ऑफ मैक्सिमा कितना 1 आएगा। नंबर ऑफ मैक्सिमा की बात करें और साथ ही क्या दे रखा है 4 पाई आर स्क्वायर साइन स्क्वायर, इसका मतलब जो ग्राफ स्टार्ट होगा ओरिजिन से चालू होगा, तो डी रॉन्ग हो गया। और अगर हम बात करें मैक्सिमा की बात करें तो मैक्सिमा कितना आएगा आपका 1 आएगा। 1 मैक्सिमा नहीं, मैक्सिमा होके वो डाउनवर्ड जाएगा। यहाँ पर देखो और जाहिर सी बात है ओरिजिन से चालू होगा तो ये भी रॉन्ग हो गया, सोचने की जरूरत नहीं। यानी ग्राफ केवल क्या हुआ सी हुआ और बी हुआ। अब नंबर ऑफ मैक्सिमा कितना क्या, एक ही मैक्सिमा आएगा, लेकिन यहाँ पर देखो इसने क्या कर रखा है हाफ कर्व दे रखा है। बट ग्राफ कैसा बनता है, ग्राफ साइनोसोडियल वेव में बनता है, तो ये हो नहीं सकता। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। क्या ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है? यस सर। ये तो जेईई एडवांस 2016 का सवाल निकला। इतना आसान पूछा जाता है जेईई एडवांस में? बेटा आसान ही पूछा जाता है, अगर कंसेप्ट आता है, अगर बेसिक्स क्लियर हैं तो इस तरीके के सवाल करने में कोई दिक्कत। इसलिए मैंने कहा ना एटॉमिक स्ट्रक्चर में सबसे ज़्यादा डर लगने वाला टॉपिक, जिसमें सबसे ज़्यादा लोग डरते हैं, घबराते हैं, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, वही लेके आया और उसी के सवाल देखो कितने आसान। और जेईई एडवांस मैक्सिमम टाइम पूछ चुका है इसको। क्वांटम नंबर हो ये तो उसके सवाल कर सकते हैं। क्वांटम नंबर सबको आसान लगता है, ये हार्ड लगता है, इसको इजी अब बना दिया गया है, इसको इजी अब बना दिया गया है। अगला देखते हैं। अगला एक सवाल है, चलिए सर देखते हैं, थोड़ा अच्छा सवाल लग रहा है। द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना दे रखा है, माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा है। कंसिडर एन इलेक्ट्रॉनिक स्टेट साइन ऑफ अ हीलियम प्लस हुज एनर्जी एजीमुथल क्वांटम नंबर एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आर क्या कितने दे रखे हैं आपके 2 and 0 रेस्पेक्टिवली। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर साइन। कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है इसके लिए? आपके लिए यहाँ पर एल की वैल्यू कितनी दे रखी है 2 दे रखी है, और एम की वैल्यू कितनी दे रखी है, यहाँ पर एम की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर 0 दे रखी है। ठीक है चलिए, और क्या बोला है इसने कि हुज एनर्जी एजीमुथल क्वांटम होता कितना दे रखा है, देखो 3.4 दे रखा है। कितना 3.4 है। तो अगर मैं यहाँ से एनर्जी कैलकुलेट करूँ तो एनर्जी इक्वल टू क्या होता है माइनस का 13.6 मल्टीप्लाई बाई जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ इसको इक्वल टू कर देता हूँ किसके, माइनस का 3.4 के। अब हीलियम दे रखा है तो हीलियम के लिए जेड की वैल्यू कितनी हो गई 2 लिख हो गई। तो यहाँ से कितना 2 का स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इक्वल टू 3.4 डिवाइडेड बाई 13.6 निकल के आ गया। सही बात है क्या सही बात है? बिल्कुल। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, वो निकल के आ गई 4। n की वैल्यू कितनी निकल के आ गई
वो निकल के आ गई 4। अगर n की वैल्यू क्या निकल के आई, 4 निकल के आई। चलिए ठीक है, तो अगर n की वैल्यू 4 है तो कौन सा ऑर्बिटल के लिए डिफाइन हो गया, ये हो गया 4d के लिए डिफाइन हो गया। चलिए यहाँ तक हमने सवाल को कर लिया। इट हैज़ 2 एंगुलर नोड। अब एंगुलर नोड का मतलब l कितने दे रखे हैं, 2, तो बिल्कुल सही, इसके एंगुलर नोड कितने हो गए, 2 हो गए। इट हैज़ 3 रेडियल नोड। निकाल के देखते हैं रेडियल नोड क्या होता है बेटा, n माइनस l माइनस 1 इक्वल टू रेडियल नोड। n की वैल्यू कितनी आई 4, l की वैल्यू कितनी आई यहाँ पर 2 माइनस 1, तो नंबर ऑफ रेडियल नोड कितने आए, अगर सॉल्व करेंगे तो वो आ गया 1। पर इसने बोला क्या नंबर ऑफ रेडियल नोड कितने, रॉन्ग है, ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। ऑप्शन सी देखें, इट हैज 4d स्टेट, बिल्कुल सही निकाला, इट हैज 4d स्टेट, तो ए और सी तो करेक्ट हो गया। ऑप्शन डी देखें, द न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस बाय द इलेक्ट्रॉन इन द स्टेट इज लेस देन 2e इलेक्ट्रॉन वेयर ई इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रॉन चार्ज। अगर मैं हीलियम प्लस की बात करूं तो उसके न्यूक्लियस के अंदर क्या है, न्यूक्लियस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं, न्यूक्लियस के अंदर 2 प्रोटॉन है मेरे पास। तो अगर मैं बात करूं 2 प्रोटॉन है, यानी अगर चार्ज देखें तो 2e के बराबर, यानी 2 यानी पॉजिटिव चार्ज है। इसका मतलब क्या, अगर 1 इलेक्ट्रॉन मेरे पास प्रेजेंट है तो 1 इलेक्ट्रॉन उतना ही चार्ज रखेगा ना जितना प्रोटॉन है, यानी 2 प्रोटॉन के बराबर, यानी 2e के बराबर ही तो रखेगा, उससे कम क्यों रखेगा, क्योंकि प्रोटॉन थोड़ी निकले हैं। 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो 1 बचा, तो 1 इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज देगा, उतना ही चार्ज तो लेगा जितना क्या न्यूक्लियस लगाएगा। न्यूक्लियस कितना लगा रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी रॉन्ग हो जाएगा। अगर दिया होता सेम एज 2e तो ये करेक्ट हो जाता। तो देखते हैं इसका आंसर ए और सी। अरे सर ये तो जेईई एडवांस 2019 का सवाल निकला, सर ये तो बहुत आसान सवाल है, क्या सच में जेईई एडवांस इतना आसान पूछता है? बिल्कुल सही, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है, आपको कंसेप्ट आता है तो सवाल में कोई दिक्कत नहीं। ये देखो सवाल किसका बना, बोहर प्लस आपको क्या मिला, श्रोडिंगर का थोड़ा सा मिक्सअप मिल गया, यानी बोहर प्लस श्रोडिंगर प्लस आप क्या बोल सकते हो, क्वांटम नंबर का मिक्सअप है। चलिए एक और सवाल देखते हैं। आइए एक और सवाल देखते हैं इसमें, और कौन सा सवाल है हमारे पास, हाँ एक और सवाल देखते हैं हम लोग। ये देखते हैं सवाल। आइए ये सवाल आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा, बहुत ही खास आया सवाल, देखते हैं क्या सवाल है। पैराग्राफ फॉर द क्वेश्चन है, द हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज लिथियम +2 है इन द स्पेरिकली systematic S1 with 1 radial node. Upon the absorbing the light, the ion undergoes the transitions to S2. The state S2 has the 1 radial node and its energy is equal to the ground state of energy of hydrogen. तो चलिए इससे थ्रू देखते हैं पहला सवाल क्या पूछ रहा है। The state S1 is, अब स्टेट S1 में क्या दे रखा है, स्पेरिकली यानी सिमेट्रिकल दे रखा है। इसका मतलब क्या है, S ऑर्बिटल की बात कर रहा है, स्पेरिकल शेप है बेटा, सिमेट्रिकल है तो S ऑर्बिटल की ही बात कर रहा है। चलिए ठीक है, और क्या है, 1 रेडियल नोड है। क्या बोला सवाल ने, 1 रेडियल नोड है। अगर s ऑर्बिटल है और 1 रेडियल नोड है, s का मतलब क्या हुआ, l की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पर 0, तो n माइनस l माइनस 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1 दे रखी है, क्या यही दे रखी है। अगर l की वैल्यू 0 तो n माइनस 0 माइनस 1 इक्वल टू कितना हो गया, 1 हो गया। तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 2 निकल के आ गई, और l की वैल्यू 0 है तो कौन सा ऑर्बिटल हो गया, 2s ऑर्बिटल हो गया। तो यहाँ से क्वेश्चन का आंसर क्या निकला बेटा, 2s, ऑप्शन नंबर बी निकल गया। और ये किसका सवाल है, जेईई एडवांस 2010 का सवाल है। यानी यहाँ पर आपने देखा कि जेईई एडवांस कितने आसान सवाल पूछता है। हमें ज़रूरत नहीं है कि डिफरेंट अलग अलग टाइप के हम सवाल लगाए, अलग अलग तरीके से हम सवाल लगाए और बहुत ही नेक्स्ट लेवल के सवाल करें। अगर आप बेसिक्स पढ़ लो, अगर आपने केवल बेसिक्स पढ़ लिए तो जेईई एडवांस के सवाल में कोई दम नहीं है, जेईई एडवांस के सवाल में कोई दम नहीं है। बेसिक्स पे ध्यान दो, बेसिक्स करोगे, बेसिक करने के बाद हम क्या करेंगे, आराम से जेईई एडवांस के सवाल कर सकते हैं। और मुझे पता है कि ये लेक्चर पढ़ने के बाद आपको क्वांटम नंबर और आपको श्रोडिंगर में कोई समस्या नहीं आएगी। चलिए तो पार्ट 1 को हम यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं पार्ट 2 में, जिसमें हम क्या करेंगे, बोहर मॉडल और किसके बारे में बात करेंगे, हमारे डी ब्लॉगली वेवलेंथ और हाइजेनबर्ग के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम क्या करेंगे, पूरा लेक्चर देखेंगे, डिफरेंट टाइप के सवाल करेंगे और थोड़े से टॉपिक पढ़ेंगे और फिर हमारे क्या करेंगे, लेक्चर को एंड अप करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।